आज हम शिक्षा की प्रकृति को पढ़ेंगे। शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति के संबंध में मूल दार्शनिकों ने, समाजशास्त्रियों ने, राजशास्त्रियों ने, अर्थशास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचारों में कहा है कि इन सब के दृष्टिकोण से शिक्षा की प्रकृति के विषय में जो उन्होंने तथ्य दिए हैं उजागर करे जाते हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके मुख्य 3 रूप होते हैं: सीखने वाला, सिखाने वाला और सीखने सिखाने की विषय सामग्री अथवा क्रिया। यह दूसरी बात है कि सीखने वाला सीखने वालों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहता है या नहीं। नंबर 2, शिक्षा का व्यापक अर्थ है शिक्षा की प्रक्रिया किसी समाज में निरंतर चलती रहती है, परंतु संकुचित अर्थ में यह केवल विद्यार्थियों में ही चलती है। हमें शिक्षा और उसके व्यापक रूप में ही लेना चाहिए। इस दृष्टि से यह एक अवितरित प्रक्रिया होती है। शिक्षा एक स्वदेशीय प्रक्रिया है। शिक्षा उसके उद्देश्य और समाज द्वारा निश्चित होते हैं। शिक्षा और उसके विकास को शिक्षा के द्वारा ही उसकी संप्रत्यय, उसका संकुचित अर्थ और उसके पर्याय सभी समाज में दृष्टिगोचर होते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा की विषय सामग्री अति व्यापक होती है, उसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता, परंतु संकुचित अर्थ में इसकी विषय सामग्री निश्चित पाठ्यचर्या तक सीमित होती है। पर दोनों अर्थों में यह व्यष्टि है और समाज के विकास में सहायक होती है। व्यापक अर्थ में शिक्षा की विधियां अति व्यापक होती हैं, परंतु संकुचित अर्थ में निश्चित प्रायः ही होती है। शिक्षा का स्वरूप समाज के धर्म, दर्शन, उसकी संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र और वैज्ञानिक प्रगति आदि अनेक तत्वों पर निर्भर करता है। शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक 3 प्रकार की होती है। औपचारिक शिक्षा यह शिक्षा विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाती है। यह शिक्षा विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाती है। इस शिक्षा के उद्देश्य से पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां सभी निश्चित होते हैं। यह योजनाबद्ध तरीके से दी जाती है और इसकी योजना बड़ी कठोर होती है। इसमें सीखने सिखाने को विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालयों में समय सारणी के अनुसार कार्य किया जाता है। इसमें परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था होती है। औपचारिक शिक्षा की सबसे बड़ी यह व्यवस्था होती है कि यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह व्यक्ति में ज्ञान और कौशल का विकास करती है, उसके आचरण को उचित आधार प्रदान करती है, उसे किसी व्यवसाय और उद्योग के लिए योग्य बनाती है। यह एक समाज की दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मांगों को पूरा करती है।
यह समाज के लिए विशेषज्ञ तैयार करती है। समाज में जो रहकर उन्नति प्राप्त करता है, शिक्षक, वकील, वैद्य, हकीम, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और तकनीशियन, ये सब औपचारिक शिक्षा के द्वारा ही बनते हैं। औपचारिक शिक्षा के अभाव में इनका सबका निर्माण संभव नहीं होता। जिस प्रकार समाज में इनका निर्माण नहीं होता है, उसी प्रकार समाज भी उन्नति नहीं कर सकता है। परंतु यह शिक्षा बड़ी व्ययसाध्य होती है। जो इसकी व्यवस्था करते हैं उन्हें भी अधिक समय और अधिक धन लगाना होता है, और जो इसे प्राप्त करते हैं उन्हें भी अधिक समय और अधिक धन व्यय करना होता है। इसलिए बहुत से छात्र बीच में ही छोड़ देते हैं और इस प्रकार इसमें अपव्यय और अवरोधन होता है। इस शिक्षा को कई स्तरों में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक स्तर पर परीक्षा होती है और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। प्रमाण पत्रों के आधार पर बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर सरकारी तथा गैर सरकारी नौकरियां या व्यवसाय प्राप्त होते हैं। प्रमाण पत्रों की इस उपयोगिता के कारण यह शिक्षा प्रायः परीक्षा प्रधान होती है और पढ़ने वाले छात्र ज्ञान एवं कला कौशल प्राप्त करने की अपेक्षा परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की ओर अधिक प्रवृत्त होते रहते हैं। इसके साथ साथ इसमें स्थान, समय और पाठ्यक्रम आदि के इतने बंधन होते हैं कि सब बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पाते। हमारे देश में तो यह शिक्षा सबको सुलभ नहीं है। अब है निरौपचारिक शिक्षा। यह शिक्षा जो न तो औपचारिक शिक्षा की भांति महाविद्यालय और विद्यालय, विश्वविद्यालयों की सीमा में बांधी जाती है और न ही औपचारिक शिक्षा की भांति आकस्मिक रूप से चलती है, निरौपचारिक शिक्षा कही जाती है। इस शिक्षा के उद्देश्य होते हैं पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियाँ प्रायः निश्चित होते हैं, परंतु औपचारिक शिक्षा की भांति कठोर नहीं होते। इसकी योजना बहुत लचीली होती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और सतत शिक्षा व्यवस्था करना होता है। इसकी पाठ्यचर्या सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है और बहुत लचीली होती है। शिक्षण विधियों के संबंध में यह दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसका आयोजन भी सीखने वालों के लिए सुविधाजनक होता है। सार्वजनिक स्थानों, खेत एवं खलिहानों, फैक्ट्रियों, मिलों, मंदिरों, मस्जिद, गिरजाघरों, गुरुद्वारों, धर्मशालाओं, अन्य कई प्रांगणों में इस शिक्षा का प्रसार किया जा सकता है। समय भी सीखने वालों की सुविधा के अनुसार निश्चित किया जाता है। इस शिक्षा योजना में परीक्षा लेना और प्रमाण पत्र देना अनिवार्य नहीं होता है। कुछ योजनाओं में परीक्षा ली जाती है और प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। कुछ योजनाओं में निरीक्षण के आधार पर प्रमाण पत्र दिए जाते हैं और कुछ योजनाओं में ऐसा भी नहीं किया जाता। विद्यालयों से बाहर की प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक एवं उच्च स्तर की खुली शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, ये सब निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न रूप होते हैं। परंतु हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु औपचारिक शिक्षा के नामों समांतर चलाई जाने वाली शिक्षा व्यवस्था को ही निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं, जिसे खुले नामों खुली शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के नाम से पुकारा जाता है। निरौपचारिक शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा उन बच्चों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक अर्थात विद्यालयी शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते। उन प्रौढ़ों को शिक्षित किया जाता है जो या तो बचपन में पढ़ नहीं पाते या फिर प्राथमिक शिक्षा के ही किसी स्तर पर पढ़ना छोड़ देते हैं और किसी कार्य में लग जाते हैं। इस शिक्षा द्वारा व्यक्ति की शिक्षा को निरंतरता प्रदान की जाती है
उन्हें अपने अपने क्षेत्र के नए आविष्कारों से परिचित कराया जाता है। तत्कालीन अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रकार यह शिक्षा समाज की सामाजिक राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जन शिक्षा के लिए तो इस प्रकार की शिक्षा योजना आवश्यक होती है। भारत जैसे विशाल और सीमित साधन वाले देश के लिए तो यह बहुत ही लाभकारी है और इसके द्वारा कम वय से अधिक व्यक्तियों को सामान्य शिक्षा प्रदान की जा सकती है। परंतु इस शिक्षा के द्वारा समाज के लिए विशेषज्ञ तैयार नहीं किए जा सकते, ना तो डॉक्टर बनाए जा सकते हैं, ना ही कोई विशेष प्रकार के अभियंता बनाए जा सकते हैं, ना शिक्षक बनते हैं, ना वैद्य, ना वकील, ना ही कोई टेक्नीशियन बन सकता है, क्योंकि यह एक निरौपचारिक शिक्षा है। इसमें कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। अब है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती, जिसके न उद्देश्य निश्चित होते हैं और न ही पाठ्यचर्या और न शिक्षण विधियाँ, जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। कुछ विद्वान इसे औपचारिकतर शिक्षा कहते हैं। मनुष्य जन्म के बाद जिन व्यक्तियों के संपर्क में आता है, उन्हीं के अनुकरण कर उनकी बोलचाल की भाषा, रहन सहन तथा खान पान की विधियाँ और उनके अन्य बातें सीखता है। इस प्रकार सीखे हुए कार्यों में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो समाज उसे सिखाना चाहता है, वे उसकी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। यह शिक्षा अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ भी चलती रहती है, इनके बाद भी चलती रहती हैं। परिवार एवं समुदाय में रहकर भी हम जो कुछ सीखते हैं, इसमें से वह सब जो समाज में हमें सिखाना चाहता है, अनौपचारिक शिक्षा की कोटि में आता है। अनौपचारिक शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मनुष्य के जीवन भर चलती है। इसका उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का 3/4 हिस्सा उसके शरीर के उसके सामाजिक निर्माण में उसके पहले 5 वर्षों का हो जाता है। हम जानते हैं कि पहले 5 वर्षों में बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है अनौपचारिक रूप से, वह चलती है। भाषा और आचरण की शिक्षा का प्रारंभ अनौपचारिक रूप से ही होता है। सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान भी जितना अनौपचारिक रूप से होता है, उतना औपचारिक रूप से और निरौपचारिक रूप दोनों से ही होता है। इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा का अपना एक अलग महत्व होता है। परंतु जब तक हम अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा द्वारा व्यक्ति और समाज को शिक्षित न कर दें, तब तक अनौपचारिक शिक्षा रूप से सीखने का पर्यावरण कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार बच्चे भी ज्ञान एवं कौशल सीखते हैं, वह बड़ा अव्यवस्थित होता है। मनुष्य की भाषा एवं आचरण को उचित दिशा देने, उसके अनुभवों को व्यवस्थित करने और उसकी रुचि और रुझान योग्यता अनुसार किसी कार्य विशेष में उसे प्रशिक्षित करने तथा जन शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए हमें औपचारिक निरौपचारिक शिक्षा का विधान करना आवश्यक होता है। अब है निरौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के सापेक्ष महत्व। वास्तविकता यह है कि व्यक्ति और समाज के विकास के लिए औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक तीनों ही प्रकार की शिक्षा का अपना अपना महत्व होता है।
मनुष्य की शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है और अनौपचारिक शिक्षा से ही अंत होती है। बच्चे पर प्रारंभ में जो संस्कार पढ़ते हैं वे बड़े ही स्थायी होते हैं। ये प्रायः अनौपचारिक शिक्षा के परिणाम होते हैं, परंतु अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के निर्माण की आधारशिला मानी जाती है, परंतु अनौपचारिक शिक्षा के लिए उचित वातावरण का विधान और औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा द्वारा ही किया जाता है। इसलिए इनका महत्व अपेक्षाकृत अधिक है। व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औपचारिक शिक्षा के महत्व पर हम पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैं। बिना उचित औपचारिक शिक्षा का विधान किए उचित औपचारिक शिक्षा का विधान किए कोई समाज विशेषज्ञ, अध्यापक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीक आदि व्यक्तियों का निर्माण उनके अनौपचारिक शिक्षा के अभाव में नहीं हो सकता है। जो बच्चे औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते, उन्हें शिक्षित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा का सहारा लिया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य व्यक्तिक विकास और सामाजिक विकास। शिक्षा के उद्देश्य व्यक्तिक विकास, अथवा सामाजिक विकास। व्यष्टि, इंडिविजुअल और समाज सोसाइटी में अपेक्षाकृत कौन अधिक महत्वपूर्ण है, यह विवादग्रस्त विषय है। कुछ विद्वान समाज की अपेक्षा व्यष्टि को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और उनका तर्क है कि समाज का निर्माण व्यक्तियों, इंडिविजुअल द्वारा होता है। वे समाज के निर्माता होते हैं और समाज अच्छा होगा, इसलिए समाज की अपेक्षा व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पश्चात चिंतक रूस का होता है यह कहना है कि प्रत्येक मनुष्य व्यष्टि जन्म से शुद्ध पैदा होता है और समाज उसके साथ छेड़छाड़ करता है और उसे चालाक बना देता है। इस संदर्भ में अंग्रेज विद्वान T.P. नन का कहना है कि मानव संसार में जो कुछ भी अच्छाइयाँ दिखाई दे रही है वे स्त्री और पुरुष के व्यष्टिक क्रियाओं का परिवर्तन द्वारा आई है। इनके विपरीत कुछ विद्वान व्यष्टि की अपेक्षा समाज को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका तर्क है कि मनुष्य व्यष्टि यानी जन्म से शून्य पैदा होता है
और समाज के बीच में रहकर ही भाषा सीखता है, विचार करता है और विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। समाज के बीच रहकर वह विभिन्न क्रियाएं करता है और अपना विकास करता है। समाज व्यष्टि के विकास के आधार पर ही होता है। जितना अच्छा समाज होगा उतना ही अच्छा व्यक्तियों का विकास होगा। परंतु इसके पश्चात विद्वान रेमंड तो निःसमाज व्यवस्था के केवल कल्पना का विषय मानते हैं। विद्वान फिस्टे और हीगल तो व्यष्टि अपेक्षा राष्ट्र समाज को ऊंचा मानते हैं और उनके अनुसार व्यष्टि को राष्ट्र के हित के आगे अपने हितों को न्योछावर कर देना चाहिए। इसे राष्ट्र समाजवाद कहते हैं। इन दो विरोधी विचारधाराओं के कारण शिक्षा के क्षेत्र में भी इस विषय पर विवाद है कि कुछ विद्वान शिक्षा द्वारा व्यक्ति के व्यष्टिक विकास पर बल देते हैं और कुछ उसके सामाजिक विकास पर बल देते हैं। यह शिक्षा के इन दोनों उद्देश्यों का समालोचनात्मक विवरण प्रस्तुत है। शिक्षा के व्यष्टिक बनाम सामाजिक उद्देश्य। समाज में कौन बड़ा है, यह एक विवादास्पद विषय है। कुछ विद्वान उनके अनुसार व्यक्ति समाज की रचना अपने कल्याण के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए समाज को व्यक्ति के विकास में सहायक होना चाहिए। इसके विपरीत कुछ विद्वान निःसमाज व्यक्ति की कल्पना ही नहीं करते। उनका कहना है कि समाज से अलग व्यक्ति का कोई अपना मूल्य नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह समाज के लिए अपने आप को न्योछावर करे। इन विरोधी विचारधाराओं के कारण शिक्षा के क्षेत्र में भी इस विषय पर विवाद है कि कुछ विद्वान शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का व्यष्टिक विकास की बात करते हैं और कुछ उसके सामाजिक विकास पर बल देते हैं। व्यक्तियों का व्यष्टिक विकास का उद्देश्य। समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देने वाले विद्वानों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का व्यष्टिक विकास होना चाहिए। इस व्यष्टिक विकास पर विचार करने से पता चलता है कि भिन्न भिन्न दर्शनों के व्यष्टिक विकास का भिन्न भिन्न अर्थ लिया गया है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति को आत्मानुभूति करने योग्य बनाना होना चाहिए। वे बच्चे के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास करने पर बल देते हैं। इन सब का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति होता है। दार्शनिक यूकेन महोदय के अनुसार व्यष्टि तत्व का अर्थ आध्यात्मिक व्यष्टि तत्व से ही लेना है। प्रकृतिवादी व्यष्टिक विकास का भिन्न अर्थ लेते हुए कहते हैं कि वे इस बात से अवगत हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ मूल शक्तियाँ लेकर पैदा होता है। रूसो के अनुसार व्यक्ति को अपने इन मूल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास करने की पूर्णता स्वतंत्रता होनी चाहिए। वे व्यक्ति को भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता देते हैं। इसे ही आज आत्माभिव्यक्ति के उद्देश्य के नाम से पुकारा जाता है। मनोविश्लेषणवादी भी आत्म प्रकाशन के महत्व को स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार आत्म प्रकाशन करने से मनुष्य में मानसिक ग्रंथियाँ ही नहीं बनती और वह मानसिक रोगों से बच जाता है और बनता जाता है एक अच्छा मनुष्य। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कोई दो व्यक्ति आपस में समान नहीं हो सकते। उनकी रुचि, रुझान और आवश्यकताएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं।
उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य भी बच्चे की रुचि, रुझान एवं आवश्यकता के अनुसार उसका विकास करना चाहिए। शिक्षा जगत में इस प्रकार की बात सबसे पहले पेस्टालोजी ने कही थी। आज तो प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य को स्वीकार करता है। यह शिक्षा के वैश्विक उद्देश्य का ही एक रूप है। लोकतंत्रवादी वैश्विक विकास का अर्थ लेते हैं कि शिक्षा का वैश्विक विकास उसके उद्देश्य एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। यह समर्थक विभिन्न पक्ष निम्नलिखित तरह से उपस्थित करते हैं। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देने वालों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक भावना का विकास करना होना चाहिए। यही शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है। विद्वानों ने सामाजिक उद्देश्य की सीमाएं अपने अपने दृष्टिकोण से निश्चित की हैं। आदर्शवासियों का विश्वास है कि सभी प्राणियों में एक समान तत्व है, यानी आत्मा है। इस दृष्टिकोण से उसके अनुसार सारा संसार एक कुटुंब है। हम सब प्राणी उसके सदस्य हैं। अपने सुखमय जीवन और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। प्रेम हम तभी कर सकते हैं जब हमारे सब का क्षेत्र बढ़ जाए। अतः शिक्षा को मनुष्य के अंतर को समाप्त कर उनमें प्रेम की भावना का विकास करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे की सेवा करते हुए ईश्वर की ओर उन्मुख हों। आदर्शवासी शिक्षा के सामाजिक विकास के उद्देश्य से यही अर्थ लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति उसे समूह में रहने की प्रेरणा देती है। सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति का सामूहिक जीवन तभी सुखमय हो सकता है जब उस समूह के सभी सदस्य एक दूसरे की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हों। अपनी जाति के प्राणियों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमा, सहनशीलता आदि की भावना रखना भी सामाजिकता ही होती है। इन्हीं गुणों का विकास सामाजिकता का विकास है। यथार्थवादी शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य इसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से सामाजिक विकास के दो रूप हैं। एक तंत्र शासन प्रणाली के समर्थक राष्ट्र को महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारे देश में जो एक तंत्र शासन तंत्र में भी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज अथवा राष्ट्र और राष्ट्र को व्यक्ति अथवा समाज के प्रति कर्तव्यों से अवगत कराना था, पर पश्चिम में यह विचार दूसरे रूप में विकसित हुआ। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए ही पैदा होता है। इसे राष्ट्र और समाजवाद कहते हैं। फिस्टे और हीगल ने इस विचारधारा को बढ़ावा दिया। उनके अनुसार एक स्वतंत्र सत्ता है। उनके अनुसार राज्य एक स्वतंत्र सत्ता है और उसके ऊपर अन्य किसी का प्रभुत्व नहीं होता। राष्ट्र हित के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित का त्याग करना चाहिए और जो व्यक्ति राष्ट्र का हित नहीं कर सकता उसका जीवन व्यर्थ है। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जर्मनी, जापान और इटली में इसी सिद्धांत को माना जाता था। उस समय में उनकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी जो राष्ट्र में शासन के अनुकूल नागरिक तैयार करती थी। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अपने शासन के अनुकूल आचरण करने वाला बनाना होता था।